नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झारिया और स्वागत है आप सभी का आरके सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 17 जुलाई 2025 और दिन है गुरुवार। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं इस पहले एडिटोरियल को, जो कि बेस्ड है भारत में भूकंप यदि आते हैं तो इंडिया की जो बिल्डिंग्स हैं, इंडिया की जो व्यवस्था है वो कितनी ज़्यादा तैयार है। अदर कंट्रीज़ जहाँ पर भूकंप आए हैं इसके बावजूद उन्होंने अपनी व्यवस्था को बेटर किया है। पहले से जितनी ज़्यादा हानि होती थी, नुकसान होता था, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान अब वो हो रहा है। लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत में यदि भूकंप आ जाता है तो पहले से कहीं ज़्यादा नुकसान होगा। हम रेडी क्यों नहीं हैं, इसके ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए 10 जुलाई 2025 को सवेरे 9 बजे दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए, अर्थक्वेक के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.4 थी। इसकी जानकारी हमको दी गई थी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी। तो भारत की जो सीस्मिक वल्नरेबिलिटी है, ये इसके लिए एक प्रकार से चेतावनी है कि और भी ज़्यादा भूकंप आ सकते हैं। इस भूकंप का एपिसेंटर दिल्ली से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था और ये केवल 5 किलोमीटर की गहराई पर था। भले ही इससे कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं हुई है, लेकिन इसने दिल्ली की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमजोरी को बता दिया है कि वाकई में हमारी जो बिल्डिंग है भूकंप के हिसाब से नहीं बनी है। हमारे देश में, हमारे यहाँ दिल्ली में 80% से ज़्यादा बिल्डिंग्स, विशेष रूप से वे जो साल 2000 से पहले की बनी है ना, सेस्मिक कोड्स का अनुपालन नहीं करती हैं। भूकंप आएगा तो वो ढह जाएंगी, रुक नहीं पाएंगी। जुलाई में दिल्ली में आया भूकंप मार्च 2025 से एशिया में लगातार आ रहे भूकंपों की एक कड़ी का हिस्सा है, क्योंकि एशिया में कंटिन्यू भूकंप आते जा रहे हैं। इस बार आ गया दिल्ली में। जैसे कि म्यांमार, थाईलैंड में डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया था जिसकी तीव्रता थी 7.7। तिब्बत में आया, ग्रीस में आया और भारत म्यांमार की बॉर्डर के पास लगातार सीज़मिक एक्टिविटी होते रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी एशिया की प्लेट है यूरोप के साथ में कंटिन्यू कहना चाहिए टकरा रही है, गति कर रही है, उसकी तरफ ही आगे बढ़ते जा रही है। भारत दुनिया की सबसे ज़्यादा सक्रिय टेक्टोनिक प्लेटों में से एक लोकेशन पर स्थित है। इसीलिए सीज़मिक रेजिलेंस डेवलप करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। इसके बाद बात करी जाती है द डेंजर ऑफ अनप्रिपेयर्डनेस। यदि हम तैयार नहीं हैं तो कितना ज़्यादा खतरा झेलना पड़ेगा। भारत की जो सीस्मिक रिस्क है, भूकंपीय जोखिम का रीजन है, भारत की जो टेक्टोनिक प्लेट है उत्तर दिशा में 4 से 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की गति से यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इसी के चलते चलते हिमालय का निर्माण हो रहा है, कंटिन्यू वो बनते जा रहा है, उसकी हाइट बढ़ते जा रही है। ये क्षेत्र एक ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक के लिए काफ़ी समय से तैयार हो रहा है, जिसकी तीव्रता 8 या फिर उससे ज़्यादा हो सकती है। इससे प्रभावित होगा नॉर्थ इंडिया, नेपाल, भूटान। यहाँ पर रहने वाले 30 करोड़ लोगों के ऊपर इसका असर पड़ेगा। दिल्ली जो कि सीज़मिक जोन 4 में आता है, इसका पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन 0.24G है, मतलब टेक्टोनिक सीमा के बहुत करीब हम लोकेटेड हैं, जो इसे विशेष रूप से और भी ज़्यादा वल्नरेबल या फिर संवेदनशील बना देता है। हालांकि जुलाई में जो झटका लगा अर्थक्वेक का वो मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन इन्होंने दिल्ली के लगभग 3.5 करोड़ निवासी और 5,000 से अधिक ऊंची हाई राइसिस इमारतों को भूकंप से होने वाले खतरे की ओर इशारा किया है। इसमें ज़्यादातर इमारतें IS इंडियन स्टैंडर्ड 1893 2016 कोड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा जो जारी किया गया कहना चाहिए स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो नहीं करती हैं, जो कि डक्टाइल डिटेलिंग एंड शियर वॉल्स को अनिवार्य करता है। यहाँ पर किसी भी चीज़ का पालन नहीं किया गया है। 2001 में जो भूकंप आया था जिसकी तीव्रता थी 7.7, जिसमें 20,000 से भी ज़्यादा डेथ हुई थी, और 2015 का नेपाल का जो भूकंप थी जिसकी तीव्रता थी 7.8। ये चीज़ बताता है कि बिना तैयारी के जो रिजल्ट है कैटास्ट्रॉफिक पोटेंशियल ऑफ अनप्रिपेयर्डनेस मिलने वाला है। मतलब बिना तैयारी के जो रिजल्ट है बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा भयावह होगा। बात करते हैं नेशनल सीज़मिक जोन एंड रिसेंट इवेंट की। दिल्ली से बाहर भारत के सीज़मिक जोन 2 से लेकर के 5 तक फैले हुए हैं। हम एक पट्टी के रूप में इसको बांट दिए हैं, जो कि हिमालय के पैरेलल में चल रही है कहना चाहिए। अब अलग अलग कैटेगरी में हमने जगह को बांट दिए हैं कि यहाँ की तीव्रता इतनी है, यहाँ की तीव्रता इतनी है, यहाँ ज़्यादा नुकसान होगा, यहाँ कम नुकसान होगा।
जो देश के बड़े हिस्से को और भी ज़्यादा संवेदनशील बना देती है। जैसे कि यदि हम मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा तेज झटका आएगा। इसका पीजीए है 0.36 G+। मतलब यहाँ म्यांमार के 28 मार्च 2025 के भूकंप की बात करें जिसकी तीव्रता थी 7.7, मंडलॉय भूकंप और 17 मई के 5.5 तीव्रता वाले झटकों के प्रभाव को महसूस किए गए थे। इसके बाद अंडमान निकोबार की तरफ यदि हम जाते हैं, जिसको हम 5 नंबर जोन में रखते हैं, ये वाला जो एरिया है सुनामी जैसी घटनाओं को रिपीट करता है। फिर तिब्बत वाले एरिया को अलग बांट दिए जिसकी तीव्रता है 5.7 तीव्रता वाला भूकंप आया था 2025 12 मई को, सिक्किम तक इसको फील किया गया था। फिर 22 मई को ग्रीस में आया जिसकी तीव्रता थी 6.2। भले ही भारत से 5000 किलोमीटर दूर था, लेकिन ये ग्लोबल टेक्टोनिक अनरेस्ट का संकेत देता है। आगे बताया जा रहा है तेजी के साथ में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है एंड कंस्ट्रक्शन का रिस्क बढ़ते जा रहा है। दिल्ली में तेजी के साथ में अर्बनाइजेशन बढ़ते जा रहा है। पूर्वी दिल्ली की पुरानी इमारतें ऐसी मिट्टी पर बनी हैं जो कि लिक्विफैक्शन प्रोन, मतलब भूकंप में कीचड़ जैसी हो जाएंगी। कई ऊंची इमारतें खराब डिजाइन की गई हैं। भले ही इंडिया क्वैक ऐप के जरिए एनएससी रियल टाइम मॉनिटरिंग और अलर्ट देता है, लेकिन कानूनों का इन्फोर्समेंट और पब्लिक अवेयरनेस अभी भी बहुत पीछे है। यदि हम बैंकॉक से तुलना करते हैं जहां 2007 से अपडेटेड सीज्मिक कोड्स के कारण नुकसान बहुत लिमिटेड रहा है, वहीं म्यांमार में कोड्स लागू नहीं हुआ है जिसके चलते चलते 2025 में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो भारत को भी यही इन्फोर्समेंट गैप भरने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट एंड हिमालयन सीज्मिक गैप की। इस प्रकार से यहाँ पर प्लेटें, धरती के नीचे जो प्लेटें हैं, 7 महाद्वीप को हम कह सकते हैं 7 प्लेटें हैं धरती के अंदर, बहुत बड़े बड़े साइज की, और इनमें कंटिन्यू गति होती रहती है। इसी गति से भूकंप आता है। वर्ल्ड लेवल पर हो रही भूकंपीय गतिविधियों की बात करें, ग्लोबल सीज्मिक कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इस खतरे की अर्जेंसी को बढ़ा देता है। जैसे मार्च 2025 से इंडोनेशिया, चिली, अर्जेंटीना की सीमा और इक्वाडोर में आया था 3 मई को। भले ही इनका भारत पर डायरेक्ट असर नहीं पड़ा है, लेकिन ये धरती की डायनामिक का संकेत देते हैं। इसके अलावा हिमालयन सीज्मिक गैप की बात करें जो कि 1905 के कांगड़ा भूकंप और 2015 के गोरखा भूकंप जो कहा था नेपाल में आया था, एक टिकिंग क्लॉक के जैसे हैं जो फ्यूचर में दिल्ली समेत बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। आगे बोला जाता है बिल्डिंग रेजिलियंस द वे फॉरवर्ड। अब क्वेश्चन उठता है ये है कि भारत को क्या करना चाहिए। सबसे पहले पुरानी इमारतों, जो पुरानी इमारत है उनको रेट्रोफिटिंग मतलब भूकंप रोधी सुधार देना है, खास करके हॉस्पिटल, स्कूल और ऊंची हाइट वाली इमारत, ये काफ़ी क्रिटिकल माने जाते हैं। नए निर्माण में अनिवार्य रूप से IS 1893-2016 जैसे अपडेटेड सीज्मिक कोड का पालन होना चाहिए। इसके अलावा म्यूनिसिपल बॉडीज़ और अर्बन लोकल बॉडीज़ को ट्रेनिंग दे करके स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए। भवन निर्माण की निगरानी कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे देश में काम करता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, दोनों को मिलकर के अर्ली वार्निंग सिस्टम लागू करना है। मतलब भूकंप आने के पहले ही हम लोगों को सचेत कर सकें, जो कि जापान जैसे देशों में पहले से ही मौजूद है। अवेयरनेस एंड एजुकेशन की बात जब हम करते हैं तो स्कूलों में अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ेगा, मॉक ड्रिल्स होना चाहिए, ठीक है, किस प्रकार से हम आएगा भूकंप तो किसी भी बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे, अपनी जान बचाएंगे। साथ ही साथ सार्वजनिक स्थानों पर साइनेज लगाना पड़ेगा। ये सभी जान बचाने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। डिजिटल माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाना, जैसे कि भारत सरकार ने इंडिया क्वैक ऐप लॉन्च किया, ये ऐप सबके मोबाइल में होना चाहिए। इसके अलावा हमारे जो टीवी है, न्यूज़ चैनल है, न्यूज़पेपर है, सोशल मीडिया का यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। साथ ही साथ लोगों को पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन, लिक्विफैक्शन और रेट्रोफिटिंग जैसे शब्दों के प्रति जागरूक करना जरूरी है। जब तक नागरिक खुद अपनी भूकंप सुरक्षा में भागीदार नहीं बनेंगे, मतलब हमें अपनी सुरक्षा खुद करना है, कोई सुरक्षित करने नहीं आएगा। अब कंक्लूजन में बोलते हैं कि एक वेकअप कॉल है, नॉट टू बी इग्नोर्ड, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 10 जुलाई को ये जो झटका आया है, ये बोल रहा है कि आप तैयारी कर लो। वन ऑफ इवेंट मतलब नॉर्मल घटना नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक हल्का झटका जो फ्यूचर में ज़बरदस्त झटका हो सकता है, कैटास्ट्रॉफिक क्वैक हो सकता है। अब समय आ गया है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, भवनों को ऑडिट करें और लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। भूकंप को हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन इससे होने वाले नुकसान को हम कम कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी दिल्ली और पूरे देश के लिए आगे का रास्ता तय करेगी।
इसके बाद वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली बेस्ड है हाल फिलहाल में बिहार में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वोटर लिस्ट का रिवीजन किया जा रहा है, वो किस प्रकार से लोगों की फ्रेंचाइजी को मतलब वोट देने के अधिकार को प्रभावित कर रहा है, इसके ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है। राइटर का कहना है, अगर डेमोक्रेसी में जहाँ पर चुनाव और वोट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यदि डेमोक्रेसी में ही आपका नाम ही इलेक्टोरल रोल से हटा दिया जाएगा तो उस डेमोक्रेसी में जीने का क्या मतलब है। आज बिहार में ये सवाल बहुत ज़्यादा चिलिंग साइलेंस बना हुआ है, गंभीर और डरावना। लाखों नागरिकों को अपने डिसफ्रेंचाइजमेंट होने का खतरा इसलिए है क्योंकि वे भारत की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी की जा रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा कठिन, बदले हुए और मनमाने नियम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे 11 डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए की लिस्ट थमा दी है, जिसमें बोल रहे हैं कि आधार कार्ड कोई काम का नहीं है, वोटर आईडी कोई काम का नहीं है, राशन कार्ड कोई काम का नहीं है। आप लेकर के आइए ज़मीन के कागज़, जन्म प्रमाण पत्र लेकर के आइए, पासपोर्ट लेकर के आइए, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स 11 लिस्ट थमा दी गई है, तो वो कैसे करके लाएंगे हम लोग। दिक्कत ये हो जाता है। ये जो रिवीजन है जून के महीने में इसकी घोषणा की गई है और जबकि बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इसके कारण एक डीप अनसर्टेनिटी का माहौल बन गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वोटर लिस्ट को रिवीजन करना ज़रूरी है टाइम पर। इससे जो ज़रूरी लोग हैं वो ऐड होंगे, जिनकी डेथ हो चुकी है वो लोग यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। यही प्रक्रिया हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली की विश्वसनीयता की डिमांड है, इंटीग्रिटी ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस की डिमांड है। लेकिन इस बार की प्रक्रिया एकदम ओपेक है, मतलब क्लियर नहीं है, जल्दबाजी में की गई है, हरीड। इसके अलावा जो ड्राफ्ट है मतदाता सूची 1 अगस्त को पब्लिश होने वाली है कि क्या रिजल्ट आपका निकला है। और इतने कम समय में इतनी बड़ी प्रोसेस को कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड मैनर में पूरा करना आसान काम नहीं है। इससे भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात यह हो गई है कि चुनाव आयोग ने जो दस्तावेजों की सूची क्लासिफिकेशन दिया है ना, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और भेदभावपूर्ण है। 24 जून को नोटिस जारी किया गया था जिसमें केवल 11 दस्तावेजों को मान्यता दी गई, जैसे पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट। लेकिन इसमें आधार कार्ड को मान्यता नहीं दी जा रही है, राशन कार्ड को नहीं मान्यता दी जा रही है, ड्राइविंग लाइसेंस और यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एपिक नंबर जारी किया गया था, इलेक्टोर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया था, इसको तक आप मान्यता नहीं दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। इसके साथ इस प्रक्रिया में 2003 की पिछली इंटेंसिव रिवीजन में शामिल मतदाता और उसके बाद जुड़े मतदाताओं के बीच भी फर्क किया जा रहा है। 2003 में जो रिवीजन हुआ था उनके लिए दिक्कत नहीं है, जो लोग उसमें शामिल नहीं हो पाए हैं उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। जो लोग 2003 के बाद जोड़े गए हैं उन्हें अब फिर से कागज़ के साथ अपनी एलिजिबिलिटी सिद्ध करनी होगी। चुनाव आयोग ने ये चीज़ क्लियर नहीं किया है कि पहले जिन नामों को खुद उसने जोड़ा, सत्यापित किया, अब उन्हें क्यों दोबारा सामूहिक रूप से फिर से ज़्यादा मास रीवेरिफिकेशन करना पड़ रहा है। अगर ये माना जा रहा है कि पिछली प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी थी तो उसकी जिम्मेदारी स्टेट की है, वोटर्स की थोड़ी ना है। आप खुद जिम्मेदार बनो ना इसके लिए। निश्चित रूप से संविधान का आर्टिकल 324 ECI को पावर देता है कि आप मतदाता वोटर लिस्ट की निगरानी करो, निर्देशन करो एंड कंट्रोल करने की पावर दिया है। क्या क्या करने की? सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल दे दिया गया है इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपरेशन करने का। इसके साथ ही साथ आर्टिकल 326 ये मैंडेट करता है कि जो इलेक्शन है आर प्रिडिक्टेड ऑन एडल्ट सफरेज। आर्टिकल 326 ये कहता है कि भाई चुनाव में एडल्ट सफरेज के आधार पर ही वोट डाले जाएंगे, मतलब हर भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी है, 18 साल है उससे ज़्यादा है, वो वोट दे सकता है। इसी उद्देश्य से कानून आया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950। ये चुनाव आयोग को टाइम पर मतदाता सूची को सुधारने और ज़रूरत पड़ने पर स्पेशल रिवीजन करने की पावर देता है। लेकिन ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है, इसमें बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन लागू है। चुनाव आयोग का कोई भी निर्णय, चाहे वो कितना भी ज़्यादा वेल इंटेंशन के साथ में लिया जाए, वो लीगैलिटी एंड प्रोफेशनलिटी, कानून का लीगल आधार और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, जिसमें लोगों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा भारत का
सुप्रीम कोर्ट लंबे समय से ये मानते आया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शन भारत के संविधान का मूल हिस्सा है, आत्मा है। हालांकि वोट देने का अधिकार कानून से मिला है, फिर भी ये समानता और राजनीतिक भागीदारी, इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के मूलभूत सिद्धांत से जुड़ा है। इसीलिए वोटर लिस्ट में बदलाव की प्रक्रिया प्रोसीजरल फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से होनी चाहिए। आगे राइटर का कहना है कि यदि कोई रिवीजन प्रक्रिया, मतलब ये है कि इस बार जैसे कि ECI ने रिवीजन किया है वोटर लिस्ट का, अब यदि इसमें देश के नागरिकों पर बहुत ज़्यादा और अनड्यूली ऑनरस बर्डन आप डालोगे, खास करके तब जब इसके लिए एडवोकेट नोटिस भी आपने नहीं दिए हैं और सिटीजनशिप को दोबारा सिद्ध करने की आप डिमांड करते हैं, साथ ही साथ वेग एंड इनकॉन्सिस्टेंटली अप्लाइड क्राइटेरिया दे रहे हैं, मतलब आपके जो मानदंड है वो क्लियर नहीं है, संगत नहीं है, इसके आधार पर नाम हटाने की अनुमति देती है, तो ये निश्चित रूप से संविधान के ये खिलाफ में जाता है। इसके आधार पर आप किसी का नाम नहीं हटा सकते हैं। आर्टिकल 14 की बात करें, संविधान के अंतर्गत नागरिकों को राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड किया, मतलब सरकार के द्वारा की गई किसी भी क्लासिफिकेशन को 2 टेस्ट पर खरा उतरना पड़ेगा। पहली बात यह है इंटेलिजिबल डिफरेंसिया होना चाहिए, मतलब ग्रुप में शामिल और बाहर किए गए लोगों के बीच में आपको स्पष्ट फर्क करना पड़ेगा। ये अंतर ऑब्जेक्टिव से रैशनल रिलेशन रखता हो जिसे कानून या फिर नीति हासिल करना चाहती है, मतलब एकदम तर्कसंगत रीजन देना पड़ेगा कि आप आखिर आउट क्यों कर रहे हैं लोगों को। इन टेस्ट के आधार पर देखा जाए तो जो SIR किया जा रहा है, रिवीजन किया जा रहा है, ये जो क्लासिफिकेशन है वो एकदम सस्पेक्टेड है। पहली बात ये है ये विभाजन कि भाई 2003 की इंटेंसिव रिवीजन में जोड़े गए मतदाता और उसके बाद जोड़े गए मतदाता अलग अलग कर दिए हैं आपने। मान भी लें कि ये अंतर समझने योग्य है, लेकिन ये अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये डिफरेंट वोटर लिस्ट की एक्यूरेसी को से कैसे संबंधित है। क्या चुनाव आयोग ये कहना चाहता है कि 2003 के बाद जोड़े गए नाम कमज़ोर प्रमाणों के आधार पर थे? अगर ऐसी बात है तो वे नाम अब तक हर चुनाव सूची में कैसे बने रहे, कैसे वो लोग वोट डालते रहे। दूसरी बात यह है, यदि हम आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो ये सारी आर्बिट्रेरी लग रही, मतलब मनमानी है। नोटिफिकेशन में स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट तो स्वीकार है, लेकिन चुनाव आयोग ने जो एपिक नंबर दिया है उसको आप मान्य नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ अनरीजनेबल लगती है और संविधान की जो गारंटी जो कि इक्वली ट्रीट करने की बात करती है उसके अपोजिट जाता है। इसका जो रिजल्ट है बहुत ज़्यादा फार रीचिंग होने वाला है। यदि 1 अगस्त को आप रिजल्ट को पब्लिश कर देंगे, ड्राफ्ट मतदाता सूची को पब्लिश कर देंगे, पहले से जिन्होंने वोट डाला उनके नाम यदि आप हटा देते हैं तो इनको अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए केवल टाइम आपने दिए हैं मात्र 30 दिन, और ये बोझ सबसे ज़्यादा उन लोगों पर पड़ने वाला है जो पहले से ही सोशली मार्जिनलाइज हैं, साथ ही साथ आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस हैं। बहुत सारे लोगों तो ये भी नहीं पता चलेगा कि इनका नाम हटा दिया गया है। अगर इन लोगों पर नए नए दस्तावेज की अड़चन आप डालोगे, डॉक्यूमेंट्री हर्डल डालोगे, तो ये उन लोगों के लिए लोकतांत्रिक भागीदारी की लागत को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा जो पहले से ही इस व्यवस्था में सबसे ज़्यादा दूर है। इसके बाद सुनवाई हुई थी 10 जुलाई को। सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच ने क्या बोला कि क्या SIR को रोक दें, स्टे लगा दें। तो सुनवाई के दौरान पीठ ने ECI के द्वारा आधार एंड एपिक और राशन कार्ड, ये 3 चीज़ को बोला है कि वेरिफिकेशन में आप इन कागज़ का यूज़ करिए। मतलब आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। अदालत ने ये टिप्पणी किया है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस क्या है, न्याय के हित में क्या है, ECI इन तीनों डॉक्यूमेंट पर विचार करे, आधार कार्ड, एपिक कार्ड एंड राशन कार्ड। दिक्कत ये है आपने जो बात बोले हैं विचार करने के लिए बस बोले हैं, तो अब मैंडेटरी तो नहीं किए हो। यदि नाम आप काट भी देते हो, हटा भी देते हो, तो इसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। क्वेश्चन यहाँ पर यही उठ गया है कि विचार करने का मतलब क्या है? क्या चुनाव आयोग इन दस्तावेजों को वैलिड एविडेंस मानकर एक्सेप्ट कर लेगा या फिर एक बार आंख उठा करके देखेगा और रिजेक्ट कर देगा? मतलब एम्बिग्विटी बनी हुई है, डाउट बना हुआ है और भी ज़्यादा डिले कंटिन्यू रहेगा। जब तक ये मामला फिर से अदालत के सामने आएगा ना, तब तक तो लोग बाहर हो चुके होंगे, और जो मतदाता गलती से बाहर हो जाएंगे वे तैयारी और कागज़ के लिए भाग दौड़ कर रहे होंगे। ये चीज़ आने वाली है सामने। अब
ये जो चीज़ बिहार में लागू हुई है, सरकार कह रही है इसको हम अन्य राज्यों में भी लागू करेंगे। अदालत को स्विफ्टली काम करना पड़ेगा, तेज़ी से काम करना पड़ेगा ताकि ये मामला अंतिम सुनवाई तक पहुंच सके, इससे पहले कि एसआईआर की प्रक्रिया इरिवर्सिबल हो जाए। कुछ करना पड़ेगा। चुनाव की लेजिटिमेसी केवल उसके फेयरनेस ऑफ आउटकम पर नहीं होती, बल्कि उसकी प्रोसेस पर भी निर्भर करती है। अगर नियम बीच में बदल जा रहे हैं, सबूत का बोझा डाल दे रहे हो और संवैधानिक गारंटी को नौकरशाही की मनमानी से गुजरना पड़ता है, तो वहाँ लोकतांत्रिक भागीदारी नहीं है, केवल दिखावा बस है। भारत जब संविधान का निर्माण कर रहा था तो इलेक्टोरल रोल एक गणराज्य की मान्यता थी, रिपब्लिकन रिकॉग्निशन थी। जैसे कि ऑर्नेट सानी ने अपनी बुक में लिखा है हाउ इंडिया बिकेम डेमोक्रेटिक, तब अधिकारियों का उद्देश्य था लोगों को बाहर करना नहीं है, उनको ढूंढ ढूंढ कर वोट डालने के लिए बोलना। उस समय ये प्रिजम्पशन थी कि सभी भारत के लोग हैं, लेकिन अब इसमें संदेह पैदा हो गया है। हैंग्स इन द बैलेंस, ये सुप्रीम कोर्ट पर है कि वो क्या तय करेगा, क्या ये मान्यता अब भी कायम है। दोस्तों कमेंट में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल एम्पावर ईसीआई इन इंडिया इन द प्रिपरेशन एंड सुपरविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। यहाँ पर आपको बताना है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके माध्यम से ईसीआई को पावर मिली है कि वो वोटर लिस्ट का प्रिपरेशन करेगा, उसका सुपरविजन करेगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट में देना है।